नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हम उसके जो है आने का प्रावधान, उसके दोष, उसके बारे में कथन, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह सभी हम आज इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यह 1935 का जो अधिनियम है यह लाया क्यों गया, कारण क्या था इसके। चलिए कारण पर एक नज़र डाल देते हैं। कारण, सबसे पहला तो कारण जो था और प्रमुख कारण, गैर उत्तरदायी सरकार। दूसरा कारण था सांप्रदायिकता का प्रचार। तीसरा कारण था मतदान का अधिकार सीमित था। चौथा कारण था गवर्नर जनरल व की परिषद पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं था। चौथी चीज जुड़ी हुई है गैर उत्तरदायी शासन से। अखिल भारतीय संघ के उत्तरदायी शासन की परिकल्पना नहीं की गई। चलिए आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जल्दी से समझ लेते हैं। गैर उत्तरदायी सरकार, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो भारत सचिव, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की व्यवस्थापिका के प्रति उसका कोई उत्तरदायी नहीं था, तो वही एक कारण होता है 1935 के अधिनियम के आने का। सबसे पहला कारण सांप्रदायिकता का प्रचार। क्योंकि हम सभी ने देखा कि भले ही 1919 के अधिनियम में जो निर्वाचन का आधार था वो प्रत्यक्ष हो गया था, परंतु कहीं ना कहीं निचले स्तर पर जो है सांप्रदायिकता के उसमें भूमिका रहती थी निर्वाचन में। मतदान का अधिकार सीमित था, अर्थात जो मतदान करने वाले थे उनको अधिकार ज़्यादा नहीं दिए गए थे। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था। ये तो हो गए कुछ प्रमुख कारण भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। आइए अब हम देखते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम है उसके जारी होने की क्या भूमिका थी, क्या पृष्ठभूमि थी। इसे हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे।
सर जॉन मॉनसन की अध्यक्षता में ठीक है एक श्वेत आयोग गठित होता है। श्वेत आयोग गठन हुआ। ये जो श्वेत आयोग था इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, शामिल नहीं। तो इस श्वेत आयोग का कांग्रेस ने विरोध किया। विरोध किया जिससे कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? एम एन अंसारी। ठीक है, मद्रास अधिवेशन अध्यक्ष एम एन अंसारी। कब? 1927 में। ठीक है, अब तारीख आती है 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा इस दिन। ठीक है, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? 1928 में। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। तत्कालीन जो भारत सचिव थे इस समय, तत्कालीन भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड बर्किनहेम। चूंकि कांग्रेस यहाँ पर विरोध कर रही थी, कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी साइमन कमीशन का, तो लॉर्ड बर्किनहेम ने भारतीयों से कहा या फिर कांग्रेस से कहा कि आप संवैधानिक मसौदा तैयार कीजिए जो कि ब्रिटिश सरकार को स्वीकार्य हो। और हाँ, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 1930 को सौंपी थी। ठीक है, तो यहाँ पर तत्कालीन जो लोकप्रिय कांग्रेस के नेता थे वो थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने। तो मोतीलाल जी की अध्यक्षता में, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता में, ठीक है, 10 सदस्यीय समिति बनी। ठीक है, इसमें 2 सदस्य लीग अर्थात मुस्लिम लीग के थे। ये एक प्रकार से भारतीयों को दी गई अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती थी कि यदि आप सक्षम हैं तो आप अपना संविधान तैयार करके उसका प्रारूप हमें बताइए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को सौंपी, जैसे क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इस नेहरू रिपोर्ट में कुछ मांगे थी, इन्हें हम आगे के डायग्राम में समझते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये जो 10 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी, इसमें कुछ मांगे रखी गई। उन मांगों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले औपनिवेशिक स्वराज, इसके पश्चात केंद्र में उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, तत्काल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, प्रांतों को केंद्र में मिलाया जाए, प्रांतों को केंद्र के अधीन। इसके आगे था मौलिक अधिकार, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन नहीं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह है कि जो 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू, यहाँ पर नेहरू से तात्पर्य पंडित मोतीलाल नेहरू जी से है, उन्होंने भविष्य में बनने वाले संविधान की भूमिका भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान ही कर दी थी। इससे हम उनकी बुद्धिमत्ता या फिर भविष्य को, उनको जो एक भविष्य के भारत की सोच थी, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट की गई मांगे। इसके बाद मार्च 1929 आता है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना साहब कांग्रेस का विरोध करते हैं और अपनी 14 सूत्रीय मांगे रखते हैं, जिन्हें नहीं माना गया। ठीक है, इसके पश्चात आगे देखते हैं। अब समय था 5 मार्च 1931 का, गांधी अर्बन समझौता होता है। समझौता हुआ, हम सभी जानते हैं कि जो है 1930, 1931 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन को स्वीकार किया था, उसमें उपस्थित हुए थे। और गांधी जी सिर्फ दूसरे अधिवेशन में ही गए थे, उपस्थित हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जबकि नेहरू जी की रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई, मोतीलाल नेहरू जी की, जिन्ना जी की 14 सूत्रीय मांगे आ गई। अब एक आता है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र यह कुछ नहीं था, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संविधान की
रूपरेखा थी मात्र। श्वेत पत्र आया, इसके पश्चात संयुक्त समिति का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन अध्यक्ष थे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो। यहाँ पर थोड़ा फोकस का इश्यू है, अतः मैं नाम बोल देता हूँ। गवर्नर जनरल तत्कालीन थे संयुक्त समिति के लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इनकी जो है सिफारिश पर 4 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। ये थी भारत शासन अधिनियम 1935 के लागू होने की एक पृष्ठभूमि थी। कहाँ से शुरू हुई इसकी पृष्ठभूमि तैयार होना, अंत में 4 अगस्त और 1935 को भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। अब देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लाए गए प्रावधान, जो कि नेहरू रिपोर्ट से कुछ स्वीकार किए गए थे, कुछ ब्रिटिश साम्राज्य ने स्वयं ही लागू किए थे। चलिए देख लेते हैं प्रावधान। सबसे पहला था अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, इसके अंतर्गत 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, 6 कमिश्नरियां, इसी में देसी रियासतें भी शामिल होंगी थी। क्योंकि देसी रियासतें शामिल नहीं हुई, अतः अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ये पहला प्रावधान था। इसके आगे देखते हैं। दूसरा प्रावधान क्या था? यहाँ पर प्रावधान लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। दूसरा प्रावधान था केंद्र में गैर शासन, जो कि मांग की थी बिल्कुल मोतीलाल नेहरू जी ने। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया गया। यहाँ पर जवाब होगा भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया गया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रों में द्वैध शासन लागू किया गया? उत्तर रहेगा भारत शासन अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद, दूसरी गवर्नर जनरल प्लस भारतीय मंत्री, इनके विषय, इन्हें रक्षित विषय कहा जाता था। क्या क्या होते थे? प्रतिरक्षा,
विदेशी मामले, धार्मिक विषय, जनजाति क्षेत्र। इनके विषयों को हस्तांतरित कहा जाता था। इसके अंतर्गत वही विषय थे स्थानीय प्रशासन, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये केंद्र में द्वैत शासन, कार्यकारिणी परिषद। ये हो गया केंद्र में द्वैत शासन, जो कि प्रांतों से हटा करके केंद्र में लागू किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तीसरी चीज नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी प्रांतीय स्वायत्तता। चलिए उसको भी देख लेते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता देख लेते हैं। तीसरी चीज प्रांतीय स्वायत्तता, बिल्कुल सही लिखा है। इसके अंतर्गत यह लागू हुई 1 अप्रैल 1937 में। इसमें क्या प्रावधान था? प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने हेतु प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। चौथी चीज कही थी मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो यहाँ पर फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937 को। इसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 2 भारतीय थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गुइयर। 2 भारतीय कौन थे? एन जैकेब, दूसरे थे सुल्तान। ये 2 भारतीय थे जो कि फेडरल न्यायालय में सदस्य के रूप में थे, सदस्य न्यायाधीश थे इसके। फेडरल न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रिवी काउंसिल में। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। थोड़ी सा पीछे जाके हम बात करें, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा हिल्पे, इसके अलावा चेम्बर्स, लिविंगस्टन, हाइड इसके अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उसके विरुद्ध जो अपील है वो भी प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। बिल्कुल उसी प्रकार फेडरल न्यायालय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। अब देखते हैं शक्तियों का विभाजन। 5वीं चीज, 5वां प्रावधान, शक्तियों का विभाजन। तो संघ सूची, राज्य सूची और इसको ऐसे लिखते हैं
संघ सूची विषय, राज्य सूची के विषय, और संवर्ती सूची के विषय। ठीक है, संघ सूची में विषय होते थे कितने? 59। राज्य सूची में 54 और संवर्ती सूची में विषयों की संख्या थी 36। ठीक है, अब थोड़ा सा वर्तमान समय की बात कर लें। जब संविधान लागू हुआ था तब संघ सूची में कितने विषय थे? 97। वर्तमान में कितने हैं? 98। ठीक है, अब राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ था तब कितने विषय थे? 66। वर्तमान में कितने हैं? 61। ऐसे ही संवर्ती सूची में जब संविधान लागू हुआ था उस समय इनकी संख्या थी 47। वर्तमान समय में कितनी है? 52। यहाँ पर लिख देते हैं वर्तमान। ठीक है, लागू समय। ठीक है, ये शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में किया गया। ठीक है, संघ सूची में तत्कालीन 1935 के अधिनियम के तहत 59 विषय हुआ करते थे, राज्य सूची में 54 और संवर्ती सूची में 36। अब कुछ और प्रावधान देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत बर्मा अर्थात म्यांमार को भारत से पृथक कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत 2 नए प्रांतों का निर्माण किया गया। कौन कौन से थे वो? एक तो था उड़ीसा व सिंध। 2 नए प्रांतों का निर्माण किया गया। ये तो अभी तक हमने इस वीडियो में देखा प्रावधान भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। अब जो ये प्रावधान थे, इन प्रावधानों को लेकर तत्कालीन भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी उसे भी देख लेते हैं। नेहरू जी ने सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन था भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए। वह कथन था, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। मोहम्मद अली जिन्ना जी ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना जी का कथन क्या था? यह जो भारत शासन अधिनियम है यह पूर्णतः सड़ा व मूल रूप से बुरा। ठीक है, नेहरू जी ने कहा था
अधिनियम 1935 के लिए यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। जिन्ना जी ने कहा था पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा। आइए भारत शासन अधिनियम के दोषों की बात कर लें। इसके दोष, प्रमुख दोषों की हम बात करेंगे। ज़्यादा अन्य जो भी इसके अननेसेसरी फैक्ट हैं उनको हम नहीं देखेंगे। जो व्यवस्थापन में भारतीय मंत्री होते थे, वो गवर्नर जनरल व उसकी परिषद की शक्ति से आसक्त थे। अर्थात यदि भारतीय मंत्री कोई प्रावधान लाते थे तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद उसे वहीं स्थगित कर देते थे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे गवर्नर जनरल व परिषद उनकी बात मानी। ठीक है। तीसरी चीज, अभी भी जो निर्वाचन था उसका आधार सांप्रदायिक ही था। निर्वाचन का आधार सांप्रदायिक प्रांतों को राज्य सूची व संवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार था। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं बता दूं कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही 1935 में संघीय बैंक की स्थापना हुई, जो कि इसका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल या जुलाई 1956 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका। है ना। और यही संघीय जो बैंक है वर्तमान में रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक। तो दोस्तों ये था भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स पर रखना ना भूलें। धन्यवाद।